हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण नायक व्यापम इकोसिस्टम की क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल एंड मेटलर्जी है। ये टॉपिक उन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और उन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो व्यापम से जो एग्ज़ाम होने वाला है लैब असिस्टेंट, उसके लिए। ठीक है, जो हायर एजुकेशन का है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड मेटलर्जी। अगर 10th के बुक में देखें तो ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, तो होता क्या पता है, देखिए जो मेटल होते हैं ना, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, कई एलिमेंट कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, उनको फिर से एक प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे मेटल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई मेटल है तो उसमें कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। मेटल है तो मेटेलिक लस्टर होगा, डक्टाइल होगा, मेलिएबल होगा, सोनोरिटी होगा, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर कोई मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल में उसमें एक अलग से शाइनिंग होगी, उसमें एक चमक होगा, उसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर। डक्टाइल क्या होता है, उसको अगर हिंदी में बोलो तो उसको बोलते हैं तन्य। ठीक है, जैसे अगर कोई मेटल है तो उसमें एक टेंडेंसी होती है कि उसको हम लोग ऐसे खींचते हुए जाएं तो वो एक पतला तार में बदल जाएगा, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। मेलेबल क्या है, अगर आप मेटल को लीजिए और उसको हैमर से मारिए तो वो एक प्लेट बन जाता है, उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है, सोनोरिटी का क्या होता है, सोनोरिटी मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेटल है तो उसमें एक साउंड होती है, मेटल वाली साउंड होती है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सोनोरिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये मेटल होगा तो जनरली मेटल जो है हीट को भी अपने आप में कंडक्ट कर सकता है और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेटल के ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण है। बात समझ आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, आप कोई भी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। मेटल के कौन कौन से ये सब प्रॉपर्टीज अगर किसी में है तो वो मेटल है। बात समझ आ रहा है, लेकिन देखो कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एक डायमंड की बात करते हैं। ठीक है, डायमंड देखेंगे, डायमंड नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन डायमंड में भी क्या होती है, शाइनिंग होती है और थर्मल क्या है, कंडक्शन होता है। ठीक है, ग्रेफाइट आपको पता है ग्रे कलर का होता है, और वो जो है उसमें कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। आयोडीन में जो है आयोडीन जो है वो साइनिक क्रिस्टल है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ कुछ नॉन मेटल में भी रहते हैं। बात समझ आ रही। तो ये प्रॉपर्टीज को आप ये सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टीज जो है मेटल के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो आप गलत हैं। बात समझ आ रहा है ना। 100% जो है ये उसके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। तो क्वेश्चन ये जनरली पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कौन कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। आगे हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर ये प्रॉपर्टीज होगा तो मेटल में जनरली होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल एक्सेप्शन वाले भी हो गया। मैं यहाँ तक क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं एक्टिविटी सीरीज। देखिए आपने कई बार देखा होगा कुछ मेटल जो होते हैं ना, देखो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। एमसीक्यू में जनरली ये क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल रिएक्शन और नॉन पॉसिबल रिएक्शन को बताने का तरीका जो है, जो बेस है, वो हमारा एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स को, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिफरेंट एलिमेंट्स को उसके रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज किया है। बात समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे जो टॉप पे है वो मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। कौन से, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और क्या है, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसमें से अगर देखें तो ये जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम होते 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 अगर हम लोग लास्ट पे जाएं तो हमारा प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसका फिर आप पूछेंगे इसका क्या यूज है। भाई इसी के बेसिस पे तो आप बता सकोगे ना कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल नोट किया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन को समझते हैं। आपका एक्टिविटी सीरीज जो है, ये जो एक्टिविटी सीरीज है वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखेंगे हाँ, इस रिएक्शन में होना क्या है, ये जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या,
ठीक है, होगा या नहीं होगा? तो मैंने यहाँ पे बोला है देखो हाँ ये रिएक्शन होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है आयरन और यहाँ पे है कॉपर, ठीक है। तो आयरन जो है देखो फ्री स्टेट में है और कॉपर जो है यहाँ पे कंपाउंड स्टेट में है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला जो एलिमेंट है नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो डिस्प्लेस करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, देखो कॉपर की जगह पे आयरन आ गया और कॉपर सल्फेट बना और Cu अलग हो गया। फिर सेकंड वाले रिएक्शन देखते हैं, क्या जिंक जो है वो कॉपर, देखो सल्फेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्या जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? फिर देखते हैं जिंक कहाँ पे है, देखिए जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो बिल्कुल डिस्प्लेस कर पाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। बात समझ आ रहा है? थर्ड देखते हैं कि कॉपर जो है, कॉपर क्या जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? देखिए वही वाली कॉपर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे जिंक यहाँ पे है, तो जिंक ऊपर है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग क्या है फोर्थ वाला रिएक्शन, मैग्नीशियम जो है जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? तो मैग्नीशियम कहाँ पे है, देखो ये मैग्नीशियम है और उसके बाद देखिए जिंक, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीशियम और ये जिंक, इसको बिल्कुल ये डिस्प्लेस कर पाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब इस सीरीज से, ये जो सीरीज है इस सीरीज से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वो डिसाइड कर सकते हैं। जहां जहां पे देखो पॉसिबिलिटी है, देखो जिंक सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की कम है। जिंक H2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? देखो इस रिएक्शन में देखो जिंक एक मेटल है और ये इसके साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, तो जिंक जो है इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? देखते हैं, चेक करते हैं। जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे। हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे। डिस्प्लेस कर पाएगा, बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल है। कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? देखो कॉपर यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ये आप समझ गए। आपको ये सीरीज याद रखना पड़ेगा, ये सीरीज याद रखना पड़ेगा, तो फिर ये डिस्प्लेशन वाले रिएक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल इससे एमसीक्यू बहुत सारा होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, तो हम लोग देखते हैं आगे। नोट देखो, आपको पता है मर्क्यूरी और Sn मतलब टीन और जिंक, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ओर्स को लेंगे, ठीक है। ओर्स देखो यहाँ पे ओर है, इसकी आगे हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, अगर आपको मर्क्यूरी का ओर मिला, ठीक है, मरकरी का ओर जिसको अयस्क बोलते हैं, ओर मतलब अयस्क, ठीक है। अगर आपको मरकरी का ओर मिला, टीन का ओर मिला, जिंक का ओर मिला, तो इसको हम लोग हीटिंग प्रोसेस के थ्रू भी आप हीटिंग उसके ओर्स को हीट करोगे तो आपको जनरली ये मेटल वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और कुछ प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाता है, ठीक है। लेकिन देखो सोडियम और पोटेशियम, देखो ये हो गया आपका सोडियम और ये हो गया आपका पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया। सोडियम और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और कोई भी कंपाउंड अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो वो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। तो सोडियम और पोटेशियम आपको किस स्टेट में मिलेंगे, कंपाउंड स्टेट में। जब कोई भी कंपाउंड स्टेट में मिलता है कोई भी एलिमेंट, तो उसको रिड्यूस करके मेटल में चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत टफ प्रोसीजर है। बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस करके आप नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो याद रखना आप सोडियम और पोटेशियम बोलेंगे, ठीक है। और किसको हीटिंग, किसके ओर को हीट करने से अपने को वो मेटल मिल जाता है, तो HgSn और जिंक, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मेटल के, मैं 3 रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा। एक देखो, मेटल आर बर्न इन एयर, जब हम लोग मेटल को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। सेकेंड थिंग देखो, मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या होगा। और थर्ड जो है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, हम लोग यहाँ पे कुछ मेटल को सिलेक्ट किए हैं, जैसे देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको पता है एस ब्लॉक, आपको पता है एस ब्लॉक में क्या होता है, लिथियम, सोडियम और उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। इसको हम लोग ये इसको हम लोग कौन सा मेटल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अल्कली मेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल्स। और ये अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। देखिए इसके बारे में, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मोर रिएक्टिव क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसको आप फ्री स्टेट में नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आप इसको ओपन एयर में रखोगे, खुले में रखोगे, ऐसे खुले जगह में रखोगे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा,
ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को जनरली केरोसिन के ऑयल में रखते हैं, उसके रिएक्टिविटी को बचा के रखने के लिए, किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर देखो ऑक्साइड ऑफ क्या है, सोडियम पोटेशियम, अगर इनका है, इसके ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग वाटर से कराएं, ठीक है, वाटर से कराएं तो क्या बनेगा, एल्किलीज बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्किलीज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए, ठीक है, जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो सोडियम ऑक्साइड बना, देखो ऑक्साइड बना, है ना। वैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका अगर रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो उसका ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक है। इस सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग वाटर से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, एल्कली मतलब बेस समझो, किसी के एल्कली मतलब बेस। देखो बेस दो टाइप के होते हैं, एक एल्कली वाले और एक नॉन एल्कली वाले। अगर ऐसा बेस जिसको वाटर में आप डिसॉल्व कर पाओगे उसको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा बेस जिसको वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाओगे उसको एल्कली नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये एल्कली बन गया। अब हम लोग इन तीनों मेटल के बारे में बात कर लिए। अब एक मेटल की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट किया, देखो मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद O2, ठीक है, बट बर्न रैपिडली विद अ व्हाइट फ्लेम व्हेन हीटेड, ठीक है, हेंस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। देखो यहाँ पे ऐसा ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे, ये देखिए ये मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, किसके कंपेयर में, इनका ऑक्सीजन के रिएक्शन, इनका अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जिस स्पीड से होगा उस स्पीड से ये वाली रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ आ रही है, यही इसे बोल रहा है कि ठीक है मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद O2 बट बर्न। देखो लेकिन क्या होती है, इसकी बर्निंग जो होती है ना, इसकी बर्निंग जो है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, किसकी, मैग्नीशियम की। बात समझ आ रहा है, बर्निंग बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसीलिए देखो मैग्नीशियम का यूज हम लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स वगैरह में करते हैं, पटाखों वगैरह में करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या होता है, ये मैंने रिएक्शन बता दिया। आगे देखते हैं कुछ और, जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम होगा। अगर इसको जिंक को, लेड को और एल्यूमिनियम को अगर हम लोग खुले जगहों में रखते हैं, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। अब इनका जो भी ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जैसे अगर हम लोग जिंक को लिए, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, है ना, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बना लेगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, देखो ये ऑक्साइड और ये ऑक्साइड, इनके मेटल के ऊपर, देखो इनका कोई मेटल होगा ऐसा करके, इनके मेटल के ऊपर एक तो क्या बना लेंगे, ऐसा लेयर बना देंगे, क्या बना देंगे, लेयर बना देंगे, ठीक है। और ये लेयर जो है ऑक्सीडेशन होने नहीं देता, समझ गए। जब आप इन मेटल को ओपन एयर में रखोगे तो ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्साइड जो है उसके सरफेस पे आ जाएंगे, आ गए। अब ये सरफेस पे आने के बाद इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं और ऑक्सीडेशन होने नहीं देते, ठीक है। ये अच्छा बात है, ये दोनों बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ चीजें नोट कर रहा हूं। आपको पता है कि एलिमेंट, खास करके जो मेटल और नॉन मेटल के जो एलिमेंट्स है ना, वो कुछ एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं। सीजी बोर्ड की बुक में ये सब चीजें दिया हुआ है तो बिल्कुल क्वेश्चंस आ सकता है, समझ आ रहा है। जैसे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड में देखो यहाँ पे कौन कौन होंगे, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक नेचर के हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सा ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, तो ये एसिडिक ऑक्साइड जो है देखो Cl2O7, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है, डाइक्लोरिन हेप्टॉक्साइड। इसको कैसे पढ़ेंगे, डाइक्लोरिन हेप्टॉक्साइड होगा, ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जो कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी एसिड जैसे और कभी बेस जैसे बिहेव करेगा, उसी बिहेवियर जो है एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हिंदी में बोले तो उभयधर्मी ऐसा ऑक्साइड बोल सकते हो। देखो एल्यूमिना हो गया, जिंक Al2O3, जिंक ऑक्साइड, और आर्सेनिक क्या है, ट्राई ऑक्साइड, इसको आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड पढ़ेंगे, As2O3, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड में भी कुछ ऑक्साइड है ना, जिनका एसिडिक बेसिक नेचर नहीं होता, जैसे क्या है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल बोलोगे। NO है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। और ये N2O, ठीक है, तो याद रखना CO, NO और N2O जो है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड के कैटेगरी में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ये मेटल आर बर्न वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, हम लोग सेकंड पॉइंट पे जाते हैं।
मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब देखो डिफरेंट डिफरेंट मेटल जो है वाटर के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करती है। कुछ मेटल यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं। जैसे वहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में जैसे आए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और हीट भी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? हीट भी रिलीज होगा। तो अगर आपको पूछे ये कैसा रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो ऊष्माक्षेपी बोलते हैं इसको, हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल नोट किया है। सोडियम जो है H2O के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्या है H2 और हीट रिलीज हुआ, इसलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है लगती है तो उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। अगर हीट रिलीज होता है उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, देखो और एक रिएक्शन मैंने कर दिया है। मैग्नीशियम जो है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझना यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा क्या करेगा? देखो, अनरिएक्टेड रिमेनिंग मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। देखो होता क्या है आप क्या किए हो, ये ऐसा करके आप एक कंटेनर लिए हो। ठीक है, कंटेनर लिए हो और यहाँ पे आप क्या है मेटल को रख दिए हो। कौन सा? ये वाटर है, ये H2O है और ये आपका Mg है। ठीक है, अब देखो जब जब ये Mg जो है H2O के कांटेक्ट में आ रहा है, जब जब Mg जो है हमारा मैग्नीशियम जो है वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो देखो ये हाइड्रोजन गैस ऐसा रिलीज होते रहेगा, ऐसा रिलीज रहेगा। तो जो बचा हुआ मेटल है ना वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट होते रहेगा, ऐसा 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 ऐसा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोलगेट वगैरह हमारे वाटर में गिरते हैं तो घूमते रहता है और वाटर फ्लोट करते रहे, वैसा ये फ्लोट करते रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोट करने का रीजन है तो क्या है? ये गैस रिलीज होना है। बता सकते हैं आगे। आगे देखिए, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड अगर कोल्ड या हॉट वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इसी एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को अगर स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्टीम के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन होगा। देखो एक रिएक्शन मैंने नोट कर दिया, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिना बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। आयरन जो है वह वाटर के साथ रिलीज किया तो क्या है? Fe2O3। ठीक है ना, ये Fe2O3 बना और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ये रिएक्शन भी हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक है, अब रिएक्शन थोड़ा याद रखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखो मेटल ऑब्वियस सी बात है भाई, कई मेटल जो है रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो नहीं करते। हम लोग देखते हैं जब भी मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। कुछ एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया एक्वस के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। उसके बाद देखो आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो FeCl2 और H2, ये हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस सब रिलीज हुए, जो हमारा स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब देखते हैं अगर कॉपर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, कॉपर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ और NO2 गैस रिलीज होती है और H2, ये याद रखना कौन सी गैस रिलीज होता है करके, तो NO2। ठीक है, ये हो गया। देखिए कुछ नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल मतलब कुछ ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी बहुत कम शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम जनरली जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। ठीक है, रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो अगर आपको गोल्ड और प्लेटिनम को किसी के साथ डिसॉल्व करना है तो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें HNO3, जिसमें क्या करते हैं, देखो एक्वारेजिया की बात कर रहा हूं यहाँ पे, याद रखना एक्वारेजिया जो है वहां पे मैंने नोट कर दिया है। एक्वारेजिया में क्या होता है, 3 पार्ट HNO3 है ना, HNO3 का कितना पार्ट लेते हैं? 3 पार्ट लेते हैं। ठीक है, अरे सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। ठीक है, 3 पार्ट जो है हम किसका लेते हैं? HCl का लेते हैं। देखो 3 पार्ट किसका लेंगे? HCl का। ठीक है, और 1 पार्ट किसका लेंगे? HNO3 का।
सीधी बात बोलो भाई। HCl का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड का 1 भाग लेने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसको एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया में जो है गोल्ड और प्लेटिनम जो है अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। आपको मैं बता दूं, एक्वारेजिया को हम लोग क्या है, रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्वारेजिया को और किस नाम से जानते हैं, तो रॉयल वाटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट PDF में आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा मेटल और मेटलर्जी का एक PDF हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकंड PDF पे बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर देखिए इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है, अगर आप समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेटल और मेटलर्जी में धातु और धातु कर्म में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया है, क्या, वाई डू मेटल्स लॉस देयर लस्टर व्हेन लेफ्ट इन ओपन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब किसी मेटल को, मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग ओपन में रखते हैं, मतलब खुले में रखते हैं, तो उसकी चमक जो है वो क्यों गायब हो जाती है। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है, देखिए, जब किसी मेटल को आप ओपन एयर में रखेंगे तो मेटल जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे अब देखिए, मुझे एक बात है, ये कोई मेटल है ना, और इसको हम लोग ओपन में रखेंगे तो इसका अपर सरफेस, इसका जो बाहरी सरफेस है वही रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल ऑक्साइड इसके सरफेस पे ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इसके मेटल के सरफेस पे बनेगा। जब इसके मेटल के सरफेस पे बनेगा तो वो क्या करता है, वो मेटल ऑक्साइड उसका जो चमक है उसको वो गायब करा देता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बनने के चलते उसका जो है लस्टर है वो गायब हो गया। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि जो गोल्ड है और जो सिल्वर है, वाई गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड इन ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी। देखो भाई, गोल्ड को और सिल्वर को और प्लेटिनम को हम लोग जनरली किस में यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में, है ना, आभूषण वगैरह बनाने में, और क्या है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में। रीजन क्या होता है पता है, कि ये जो मेटल है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में, इसके जस्ट पहले एक PDF में देखा होगा आपने, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को सबसे नीचे में रखा था। इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल हैं वो जनरली एसिड, डाइल्यूट एसिड और बेस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, है ना। इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और इसी रिएक्टिविटी के कम होने के चलते ये अपना चमक है और अपनी जो रिएक्टिविटी है वो कम रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जो गोल्ड है और जो सिल्वर है इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंट और ज्वेलरी बनाने में, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कम होती है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है कि अपने को जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और लेड है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी कराना है, और उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस भी करना है। ठीक है, जैसे आपका एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिना बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर एल्यूमिनियम कितना 4 है, और इधर क्या है 2 2 जा 4, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया 4। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या है 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम दोनों के नंबर क्या है, इक्वल है, तो दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। ये हमारा बैलेंस हो गया। सेकेंड थिंग देखो, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसका देखो, इधर 2 है मैग्नीशियम, इधर भी 2 है मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये भी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को लेड का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से। तो देखो, लेड का रिएक्शन ऑक्सीजन कराएंगे तो PbO2 होता है। ठीक है, और ये PbO2 ही होगा। यहाँ पे जो लेड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो कि कोई पूछता है तो यहाँ पे बोल देना 4। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। ठीक है, मान लो कि कोई पूछे तो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक हमें को बैलेंस केमिकल इक्वेशन नोट करना है। ठीक है, जब ऑक्सीजन जो है जब कैल्शियम जो है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए, जब कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये एक बेस है और एल्किलीज है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा हमारा, ये रिलीज होगा। सेकेंड केस में देखो, ये जो आयरन है वो वाटर है ना, वाटर का स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे
ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनता है Fe2O3 बनता है। बात समझ आ रहा है? यहाँ तक रिएक्शन आपको समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन आता है भाई, एक्वारेजिया क्या है? इसके पहले वाले पीडीएफ में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्वारेजिया क्या है। देखिए, कुछ नोबल मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। खास करके देखो यहाँ पे मैं इसको तो लेते हैं, और एक मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है। तो क्या होता है, जो गोल्ड होता है, जो प्लेटिनम होता है, वो जनरली किसी लिक्विड, किसी एसिड और बेस के साथ डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं जाते, या बोल दो कि उनमें वो घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन एक मिक्सचर होता है जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं बता दूं, एक्वारेजिया जो होती है, इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको रॉयल वाटर बोलते हैं। क्लियर है? एक्वारेजिया बनता कैसा है, आप HNO3 नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट लेना है, और HCl जो है उसका 3 पार्ट लेना है, मतलब ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। तो HNO3 का 1 पार्ट 1 और HCl का 3 पार्ट मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। कई बार पूछता है, तो HNO3 1 पार्ट और HCl कितना है, 3 पार्ट, इन दोनों के मिक्सचर को एक्वारेजिया बोलते हैं। इसका जो कलर जो है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यूज है भाई, देखो, है ना, यूज टू डिजोल्व गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है। खास करके गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए, है ना, ये मिक्सचर बनाई जाती है। आगे देखते हैं, यूज टू मेक क्लोरोऑरिक एसिड। देखो, क्लोरोऑरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HAuCl4, इस एसिड को बनाने के लिए हम लोग क्या है, एक्वारेजिया यूज करते हैं। आगे देखें, यूज्ड इन मेकिंग प्योर गोल्ड, ठीक है ना, ये वाला एक मेथड है ना। इस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या है, वॉल्विल प्रोसेस बोलते हैं। वॉल्विल प्रोसेस में क्या होता है, प्योर गोल्ड बनाना रहता है। प्योर गोल्ड बनाने के लिए एक्वारेजिया का यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्वारेजिया के बारे में बता दिया। आगे देखते हैं, कुछ हमारा टॉपिक है, जैसे आप लोगों को पता है मिनरल है, ओर्स हैं, मेटलर्जी है, जो इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, मिनरल क्या होती है, ठीक है, मिनरल क्या होती है, तो मैं बताऊं कि देखो, कोई भी मेटल जो है, इंपॉर्टेंट मेटल है, उसका अपने को एक्सट्रैक्शन करना है, उस कोई भी मेटल है उसका प्योर फॉर्म में लाना है। क्योंकि देखो, मेटल जो है जनरली रिएक्टिव होते हैं और वो कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। तो मेटल को प्योर स्टेट में लाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? तो मेटलर्जी किससे करें, मेटल को किससे ऑब्टेन करें, तो या तो मिनरल से ऑब्टेन करोगे मेटल को, या ओर से। बोलने का मतलब है, अगर आपको मेटल प्राप्त करना है तो आप या तो मिनरल से प्राप्त करोगे या किसी ओर से करोगे, ठीक है। तो देखो, मिनरल क्या होती है, उसका डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो देखो, सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which occur naturally in the earth crust, whose chemical composition is fixed and whose physical properties can be estimated। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये क्या होता है, पहली बात है जनरली ये सॉलिड स्टेट में, जनरली सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस whose occur naturally in the earth crust, जो अर्थ के क्रस्ट पे मिलता है, ठीक है, और जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। 2-3 चीजें बोला मैंने, बोला कि ये सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट पे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, मतलब उसका जो कितने कितने अमाउंट में जो चीजें होंगी। देखो भाई, मेटल में बहुत सारे जो मिनरल में है बहुत सारी चीजें जो है कंपाउंड स्टेट में होते हैं, तो उनका कंपोजिशन जो है यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है करके बोला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसका हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, जिनका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया मिनरल का डेफिनेशन। लो परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट। देखो, मिनरल एक एलिमेंट का मिनरल भी हो सकता है और एक एलिमेंट का ओर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका ओर हमें कहीं पे मिल रहा है तो उसका एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया है, लो परसेंटेज ऑफ मेटल, क्या है, मेटल प्रेजेंट, मेटल एक्सट्रैक्शन जो है नॉट प्रॉफिटेबल। मैं बोलने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम का मिनरल है, एल्यूमिनियम का मिनरल है, ठीक है, इतना बड़ा मुझे एल्यूमिनियम का मिनरल मिला। अगर मुझे इससे एल्यूमिनियम निकालना है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करना है, इससे मुझे निकालना है, तो
एल्यूमिनियम कितना मिलेगा, 2%, 1% एल्यूमिनियम मिलेगा, बाकी जो परसेंटेज है वो किसी और चीज के हैं। तो मुझे यहाँ से 1 से 2% एल्यूमिनियम निकालने में इतना कॉस्ट लग गया कि एल्यूमिनियम जो मिला उसका कॉस्ट उतना नहीं है। बात समझ आ रहा है, तो लॉस हुआ ना। तो मिनरल से कभी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है प्रॉफिटेबल नहीं होता, कई बार वो लॉस वाले में होता है कि उस प्रोसेस में आपने इतना खर्चा कर दिया कि वो मेटल मिल रहा है उसका कॉस्ट उतना नहीं है। बात समझ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लो परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट, है ना, मेटल एक्सट्रैक्शन नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, देखो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ये लाइन में आगे वहां पे नोट भी किया हूं, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, जितने भी मिनरल हैं वो ओर नहीं होंगे। ठीक है, सबके सब नहीं होंगे, कुछ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्ले है, क्ले में एल्यूमिनियम होता है, ये क्ले जो है एक मिनरल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ओर। और देखिए, और जो है मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। देखो जो ऐसे मिनरल जिसमें जो है किसी मेटल का परसेंटेज हाई होगा, मेटल का परसेंटेज हाई होगा, जैसे इसी को लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये कोई एल्यूमिनियम का क्या है, ओर है। ठीक है, और इसमें मुझे 20% जो है क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है। ठीक है, 20% एल्यूमिनियम मिल रहा है, तो इसका मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा ना, इसको एक प्रोसेस में गुजारूंगा। प्रोसेस में क्या है, उसको पास करने के बाद मुझे जो एल्यूमिनियम मिलने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो ये जो प्रोसेस है कि इससे एल्यूमिनियम निकालने का, ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ओर से जो है किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी, ओर में क्या होता है, लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी होती है, मिनरल में जो है हाई परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, एंड फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यहाँ से मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल को अलग करना वो इजी भी होता है और क्या रहता है, प्रॉफिटेबल भी होता है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑल ओर्स आर मिनरल, जितने भी ओर होंगे वो 100% मिनरल होंगे, लेकिन सभी मिनरल जो है ओर नहीं हो सकते। ठीक है, सीधी बात, मैं एक चीज बता रहा हूं, और प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, और क्या है, इसमें लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी होती है। मिनरल मिनरल जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता और इसमें हाई परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ओर। देखो जनरली जो है ओर किस टाइप के होते हैं, है ना, तो देखो एक है ऑक्साइड, एक है सल्फेट, एक है सल्फाइड और एक होता है कार्बोनेट। कहने का मतलब है जो मेटल होते हैं ना, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या सल्फेट के फॉर्म में होंगे, या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, या कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो जैसे आयरन, आयरन का यहाँ पे मैंने दो ऑक्साइड नोट किया है, Fe2O3 को हेमेटाइड बोलते हैं, किस, ठीक है, हेमेटाइड बोलेंगे। Fe3O4 को मैग्नेटाइड बोलेंगे। याद रखना, अगर 2 है तो हेमेटाइड और 3 है तो मैग्नेटाइड। बात समझ आ रहा है, वो इसको ऐसे भी याद सकते हो कि अल्फाबेट में पहले H आता है तो कम होगा Fe2O3, और उसके बाद क्या M बाद में आता है तो Fe3O4 है, ऐसे याद रहेगा। बॉक्साइड जो है ना, वो किसका है, एल्यूमिनियम का है, तो Al2O3 और 2H2 ये बॉक्साइड है। कैसेटराइट ये SN टीन का है, SN मतलब टीन के SnO2 है ना, स्टेनस ऑक्साइड है। बात समझ आ रहा है, ये ऑक्साइड वगैरह हो गया। सल्फेट में देखो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4 2H2, इसको जिप्सम बोलते हैं। सल्फाइड में दो ठो है हमारा, आयरन पायराइट है और कॉपर पायराइट है। आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS2 है और कॉपर पायराइट का CuFeS2 है, कॉपर पायराइट का। देखो कार्बोनेट में देखते हैं, तो कार्बोनेट में कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, किस, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट को एक साथ ऐसा रहेगा तो डोलोमाइट बोलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला अगर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट देना। जिंकेट ZnCO3 इसका फॉर्मूला है। बात समझ आ रहा है, तो तीनों में टाइप के और बता दिया। आगे देखते हैं मेटलर्जी क्या होती है। तो देखो मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, या मिनरल से मेटल का क्या है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। बात समझ आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन, नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और नोन एज मेटलर्जी। तो किसी भी ओर से
है ना। देखो जनरली हम लोग मिनरल से एक्सट्रैक्शन नहीं करते क्योंकि वो लॉस वाली प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओर लिखा है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। इसके कितने स्टेप हैं? 3 मेन स्टेप इन मेटलर्जी। कौन कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। देखो मेटलर्जी कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? तो 3 स्टेप में। पहले हम लोग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। सेकेंड थिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे। बात समझ आ रहा है? तो देखिए इसमें से फर्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है कि ये कैसा प्रोसेस है? देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। हम लोग क्या करते हैं, जो ओर है उसको क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर उसमें कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज रहता है? जनरली सैंड होता है या सॉइल होता है। इस इम्प्यूरिटीज को उससे हटाते हैं, किससे? ओर से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, सैंड और सॉइल फ्रॉम द ओर, है ना, प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, है ना। क्या है, ओर के एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, सैंड और सॉइल वाली जो इम्प्यूरिटीज है जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस है वो कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। पहले देखो एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, नाम से पता चल रहा है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मतलब यहाँ पे देखो जो हैवी पार्टिकल हैं और जो लाइट वेट वाले हैं वो डिफरेंट वेट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सेपरेशन होगा। देखो व्हेन लार्ज डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड इम्प्यूरिटीज, ठीक है, जब इम्प्यूरिटीज और जो क्या है ओर में डेंसिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यूज्ड फॉर कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर। देखो इस ओर कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है यूज होता है ना। हैवियर पार्टिकल जो है सेटलिंग डाउन, जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो सरफेस पे क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे इस मेथड में, ठीक है। सेकेंड देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है भाई मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ऐसे ओर के सेपरेशन में यूज होगा जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है ऐसा करके, है ना। यहाँ पे मेटल जो है पाउडर के फॉर्म में उसको हम लोग क्या करते हैं, गिराते जाते हैं। तो ये जो है मेटल देखो ये जो है ये ओर जो है जो पाउडर के फॉर्म में ऐसे जाते जाता है, और क्योंकि ओर में इम्प्यूरिटीज भी हैं जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर जाके गिरेंगे, ठीक है, और जो मैग्नेटिक है वो पास गिरेंगे। इसमें कुछ ऐसा किया जाता है, देखिए एक व्हील होता है और ऐसा करके, ठीक है, ये दोनों व्हील में क्या रहता है, ऐसा करके बेल्ट लगे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ओर को यहाँ पे ऐसा गिराएंगे, ठीक है। तो देखो ओर गिराएंगे तो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा तो मैग्नेटिक वाले पास गिरेंगे और नॉन मैग्नेटिक वाले दूर में गिरेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों व्हील घूमते रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिराए तो ये गया मैग्नेटिक वाले, ये दोनों व्हील मैग्नेटिक होते हैं तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक कैसा पास गिरेंगे, नॉन मैग्नेटिक वाले ऐसा होंगे। ये है हमारे कॉन्सेंट्रेशन का सेकेंड मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ मेथड। अब देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन में मेथड में क्या करते हैं पता है, हम लोग ओर को लिए, ओर पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको पीस देंगे, पाउडर के फॉर्म में चेंज हो गया, उसको फिर क्या करेंगे, वाटर में मिलाएंगे और उसमें पाइन ऑयल डालेंगे, ठीक है, पाइन ऑयल डालेंगे। 3 चीजें, सल्फाइड ओर, जनरली सल्फाइड ओर के एक्सट्रैक्शन में ये यूज होता है ना। सल्फाइड ओर लिए, फिर उसमें वाटर लिए और फिर पाइन ऑयल लिए, ठीक है। और क्या करते हैं, उसमें एयर पास करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, ऐसा करके एक कंटेनर लिए, है ना, इसमें हम लोग क्या किए, वाटर ले लिए, क्या ले लिए, वाटर ले लिए, ठीक है। इसमें फिर क्या ले लिए, ओर ले लिए, और फिर इसमें क्या ले लिया हमने, पाइन ऑयल ले लिया, ठीक है, पाइन ऑयल ले। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है इसमें एयर पास करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एयर पास करेंगे। जब एयर पास करेंगे तो होता क्या पता है, सल्फाइड ओर में सैंड और जो सॉइल की इंप्यूरिटीज है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो सल्फाइड ओर है वो सरफेस पे क्या है, झाग के रूप में, फॉर्म के रूप में वो ऐसा तैरने लगता है, उसको बोलते हैं फ्लोट,
बात समझ आ रहा है। फिर ये ऊपर में जो तैरेगा उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, है ना, और आगे के प्रोसेस के लिए भेजते हैं। देखो, यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और सल्फाइड प्लस वाटर, सल्फाइड और प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल ले लिए, ठीक है। इसमें क्या किए, फ्रोथ बनेगा सरफेस पे जिसमें सल्फाइड और रहेगा, और इम्प्यूरिटीज जो है नीचे बैठ जाएगा। इम्प्यूरिटीज में सॉयल होगा, पेडल्स होंगे और स्टोन होगा, कंकड़ पत्थर वगैरह जितना होगा सब नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ देखिए, आप लोग इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आगे जो पीडीएफ और थोड़ा बचा हुआ है, चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं। हमारा जो मेटल और मेटलर्जी चल रहा था, है ना, उसके बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये हमारे बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग समझते हुए हमारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मेटल और मेटलर्जी का। मेटलर्जी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओर से अयस्क से मेटल धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेटलर्जी का जो मेन पॉइंट है या प्रोसीजर है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। देखिए, जो ओर है ना, ओर का हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ठीक है। जो ओर है ना, उससे हम लोगों को लास्ट में क्या निकालना है, मेटल निकालना है, ठीक है। तो ओर से जो लास्ट में हम लोगों को जो मेटल निकालना है, ये वाला, ये मेटल निकालना है, ये तो वो एक प्रोसीजर से हम लोग ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। तो ओर से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, जो अयस्क होता है, जो ओर होता है ना, उसमें कौन कौन सी इंप्यूरिटीज होते हैं, सैंड होता है, सॉयल होता है, ठीक है ना। जो रेत वगैरह क्या, जो सैंड हो गया, सॉयल हो गया, ये सब की इंप्यूरिटीज होती है, उसको हटाया जाता है, ठीक है। तो ये सैंड और जो सॉयल हो गया और अदर इंप्यूरिटीज है, उसको हटाने के लिए, ठीक है, हम लोग कितना मेथड यूज करते हैं, 3 मेथड यूज करते हैं। ये 3 मेथड जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर आता है। फर्स्ट मेथड जो है क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में है ना, हम लोग ओर का और जो इम्प्यूरिटीज का जो ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हैवी कौन सा है और क्या है, लाइट वेट कौन सा है, वो पॉइंट को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या रहेगा, जो है मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग क्या है, इम्प्योरिटीज और ओर को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस है ना, वो मोस्टली जो सल्फाइड ओर है उसके सल्फाइड ओर है उसके क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या आता है। जैसे आपने सुना होगा कॉपर पायराइट, ठीक है। कॉपर पायराइट जो है ना, कॉपर पायराइट के केस में ये अपनाया जाता है, ठीक है। CuFeS2, ये सल्फाइड ओर है, तो इसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किए, तो कॉन्सेंट्रेशन ओर में हम लोग इम्प्यूरिटीज वगैरह जो है उसको क्या किए, हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रहेगा, क्या रहेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है ना, इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो, अलग अलग मेटल का ना अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेटल को, है ना, अलग अलग मेथड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने मेटल को ना उसके रिएक्टिविटी के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सेकंड है मीडियम रिएक्टिव मेटल, और थर्ड जो है लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसमें हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। इनका एक्सट्रैक्शन कैसा क्या आता है, एक्चुअली ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये सॉल्यूशन में आयन के स्टेट में होंगे, किसमें होगा, ये जो है आयनिक स्टेट में होगा। जैसे सोडियम कैसा होगा, सोडियम प्लस के स्टेट में, ठीक है। तो जब ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये जब जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। तो इनका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है ना, जब भी हम लोग इनका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो जो मेटल है ना वो कैथोड की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत हद तक क्या है, प्योर स्टेट में, प्योर मेटल प्योर स्टेट में हम लोग उसको ले आते हैं, ठीक है। मतलब इसका प्योर स्टेट किससे मिलता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से। कौन कौन से हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है।
मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आएंगे, जिंक आएगा, क्रोमियम आएगा, आयरन आएगा, एसएन टीन आएगा, लेड आएगा, कॉपर आएगा और Hg मतलब मर्क्यूरी आएगा। ठीक है, इनका हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेथड है, ये जो मेटल है हाँ, ये दो कैटेगरी में मिलेंगे। ठीक है, या तो आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे या आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस से उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक है, और CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो CO2 तो गैस है तो उड़ के चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे है ना, तो जिंक जो है ऑक्साइड में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। देखो यहाँ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। सल्फाइड और एक एग्जांपल हमने ले लिया जिंक सल्फाइड का, इसका हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड देखो यहाँ भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। तो जो सल्फाइड ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का हेल्प लेते हैं, और जो कार्बोनेट ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस का हेल्प लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, ये जो मेटल ऑक्साइड है उससे अपने को मेटल भी निकालना है, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल जो है आपको निकालने के लिए या मेटल ऑब्टेन करने के लिए दो प्रोसेस लगाना रहता है। एक कार्बन रिडक्शन मेथड। ठीक है, कार्बन रिडक्शन मेथड में हम लोग ये जो जिंक ऑक्साइड लाए थे, ठीक है, देखो ये जो जिंक ऑक्साइड लाए थे उसको हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो अपने को क्या मिला, जिंक मेटल मिला। सेकेंड क्या होता है, केमिकल रिडक्शन मेथड। केमिकल रिडक्शन मेथड एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखिए इसमें कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन से कराए, तो आयरन जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अपने को कॉपर मिल गया। ठीक है, सेकेंड थिंग जो है जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपने को यहाँ भी कॉपर मेटल मिल गया। बात समझ आ रहा है? अब हम लोग लास्ट जो टाइप है उस पे जाते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। देखो लेस रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आता है, हमारा सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा और प्लेटिनम आएगा। ये लेस रिएक्टिव है, तो ये भी इनके भी मोस्टली क्या है, सल्फाइड और होते हैं। फिर हम लोग एक रोस्टिंग प्रोसेस, वो वाला जो है रोस्टिंग प्रोसेस है उसको पास करते हैं तो मेटल मिलता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ भी अपने को मेटल मिला, यहाँ भी अपने को मेटल मिला और यहाँ भी अपने को मेटल मिला। ये मेटल जो है 100% प्योर नहीं होते, या इनकी प्योरिटी जो है कुछ हद तक क्या है और अपने को बढ़ाना रहता है। ठीक है, तो इनकी जो प्योरिटी है बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो इसका प्यूरिफिकेशन जो है ना, दो टाइप के मेथड से होता है, एक फिजिकल मेथड और यहाँ पे जो है हमारा ये जो है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड और ये केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड का इसको फिर से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक है लिक्विफैक्शन मेथड और एक है जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देखिए ये क्वेश्चंस MCQ ऐसा आ सकता है कि लिक्विफैक्शन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, तो आप लोग याद रखना जो SN3 है और PB के लिए हम लोग लिक्विफैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। बात समझ आ रहा है ना? इस मेथड में ये एक्टिविटी होती है कि देखो ये इस मेथड में याद रखना दो चीजें होगा, जो मेटल होगा ना उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होगी। ठीक है, या लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होते हैं वो इस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो मेटल जो है होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या लो होती है और जो इम्प्योरिटी होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो इस मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। देखो जोन रिफाइनिंग मेथड और क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है किसके लिए अप्लाई करते हैं करके पूछते हैं, तो AU के लिए, गोल्ड के लिए, AG सिल्वर के लिए और प्लेटिनम के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जो सेकंड मेथड उस पर देखते हैं, केमिकल मेथड। देखिए केमिकल मेथड जो है ये इस मेथड से बहुत ज़्यादा एक अच्छा मेथड माना जा सकता है। इस मेथड को तभी अप्लाई करते हैं जब हमें अल्ट्रा प्योर जो है मेटल प्राप्त करना रहता है। ठीक है, तो देखो जो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड में ये ऐसा पूछा जा सकता है कि केमिकल मेथड किसके लिए, किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए या किस मेटल के मेटलर्जी में यूज किया जाता है, तो याद रखना क्रोमियम हो गया है ना, और हमारा Ni हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक इसके लिए यूज करते हैं। देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ठो रॉड लेंगे, एक इम्प्योर कॉपर का अगर करना है तो,
है ना। अगर अपने को कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना रहेगा तो एक कॉपर का इम्प्योर रॉड लेंगे और कॉपर का एक प्योर रॉड लेंगे। कॉपर का जो इम्प्योर रॉड लेंगे वो कैथोड जैसे काम करेगा और कॉपर का जो प्योर रॉड लेंगे वो एनोड जैसे काम करेगा। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस मेथड से कॉपर जो मिलता है अपने को बहुत ज्यादा हद तक प्योर कॉपर मिलता है। बात समझ आ रही है। देखिए एक लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है कोरोजन का, ठीक है। आपको पता है जो कोरोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, reactive metals react with oxygen and moisture and convert into their क्या है compound usually oxide. This process is known as corrosion. corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड में चेंज होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आयरन के केस में कोरोजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो अब आयरन का मैं थोड़ा सा आपको रस्टिंग बता दे रहा हूँ, कोरोजन बता दूं। एनोड पे क्या होता है, ये जो आयरन है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Fe2+ में जाएगा। फिर कैथोड में देखो जो वाटर है और जो O2 है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्रोक्सी लाइन में चेंज होंगे, ठीक है। फिर ये दोनों रिएक्ट करके क्या है, ये हमें क्या है फेरस हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है। फिर ये फेरस और हाइड्रोक्साइड जो है O2 के साथ और H2O के साथ रिएक्ट करके ये रस्ट बना लेता है, ठीक है। मे भी आपको पूछ सकता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको बता देंगे, ठीक है। देखिए मैं जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैं ऑलमोस्ट सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें देखिए एक टॉपिक हमारा छूटा हुआ है वो एलॉय वाला, ठीक है। एलॉय वाला एक टॉपिक छूटा हुआ है ना, वो तो किसी बुक में आपको मिल जाएगा। मेटल और मेटलर्जी में मैंने मैक्सिमम पोर्शन जो क्लास 10th का है वो खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।